जरा देखिएगा कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे यहाँ जो है हम कहते तो हैं लेकिन हम है नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री। जरा गौर से सुनिएगा। को याद होगा इससे पहले हैदराबाद के जो एमपी थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि हमारा डिफेंस बजट आपके टोटल बजट से इंडिया में आप देखें कि इंडिया में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत का इस्तेमाल किया वो ये डंडों का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने तकरीबन $10 बिलियन डिफेंस पे खर्च करते हैं और $30 बिलियन कर्जे पे सूद देते हैं। आपने देखा कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन्होंने किस तरह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसको डील किया, और उसके बाद उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिजाइन किया, जबकि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है रेजिग्नेशन लिखना शायद किसी को आता ही नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान IMF वगैरह से पैसे लेता है, इट इज नॉट टू पे ऑफ द लोन्स। प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है और उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि वो भारतीय एजेंट हैं, वो भारत से असला लेते हैं, वो भारत से फंड्स लेते हैं। और अगर बलूचिस्तान या कहीं पर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा हो कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर में, तो वो भी टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। नमस्कार दोस्तों, अंजलि's रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लोग सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात खुलकर रख सकते हैं और संविधान उन्हें यह अधिकार देता है। अगर पाकिस्तान की बात करें, सरकार के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ प्रोटेस्ट करने पर उनकी आर्मी और पुलिस गोलियां तक चला देती है। यही बात हाल ही में POK में चल रहे प्रोटेस्ट में देख रहे हैं। और पाकिस्तान में इलेक्शन तो होता है दुनिया को दिखाने के लिए। पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है, मगर पूरा कंट्रोल उनके मिलिट्री के हाथ में है। इसीलिए दोस्तों, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ जनता सरकार से सवाल भी पूछ सकती है, अपनी राय भी खुलकर रख सकती है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए आज भारत कितना बड़ा लोकतंत्र है यह पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। वो भारत से ही करेंगे। और आपने देखा कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन्होंने किस तरह से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसको डील किया, और उसके बाद उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिजाइन किया, जबकि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है रेजिग्नेशन लिखना शायद किसी को आता ही नहीं है। क्या हम उससे अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे यहाँ जो है हम कहते तो हैं लेकिन हम है नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में ये एक ट्रेडिशन रही है। इवन आप देखें कि लेट 50s में लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो रेलवे के मिनिस्टर थे, और एक एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अब ये देखें कि ये एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनके, ये धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। इसी तरह की जो एक्टिविटीज पब्लिक कर पाती है उसको ही मेरे ख्याल है डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। हमारे यहाँ तो फौरन ही 144 इम्पोज कर दी जाती है, जैसे इनको जरा सा भी हवा भी लग जाती है कि कोई बाहर निकल रहा है प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं बताया जाता। और अगर बलूचिस्तान या कहीं पर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा हो कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर में, तो वो भी टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। तो यहाँ से पाकिस्तान को थोड़ा सा, आपको नहीं लगता कि कुछ सीखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सीखने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है और उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि वो भारतीय एजेंट हैं, वो भारत से असला लेते हैं, वो भारत से फंड्स लेते हैं, और बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आप देखें कि इंडिया में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत का इस्तेमाल किया वो ये डंडों का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने कोई लेकिन उस पर भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। करना तो खैर उनको वो भी नहीं चाहिए था। और उनके यहाँ जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसमें कितना फर्क है वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। पाकिस्तान का जो टोटल बजट है 25-26 का, वो $63 बिलियन का बजट है। अगर आपको याद होगा इससे पहले हैदराबाद के जो एमपी थे असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा था कि हमारा डिफेंस बजट आपके टोटल बजट से ज़्यादा है, विच वाज एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट। तो आपका जो डेट नहीं कह रहा हूँ मैं,
तो आपके जो 63 बिलियन डॉलर हैं, आप तकरीबन 10 बिलियन डॉलर डिफेंस पे खर्च करते हैं और 30 बिलियन डॉलर खर्जे पे सूद देते हैं। सो दैट 29 पॉइंट यानी तकरीबन आपका 47% ऑफ योर बजट इज स्पेंट ऑन डेट सर्विसिंग। और सोचिए अगर आपका रुपये की कीमत थोड़ी भी गिर गई ना तो ये बढ़ता चला जाएगा विदाउट, मतलब अगर आपने 1 रुपया भी खर्चा नहीं लिया एडिशनल, खाली रुपये की कीमत गिर गई तो वो डॉलर्स की कीमत बढ़ जाएगी एंड डेट सर्विसिंग जो आप सूद दे रहे हैं वो बढ़ जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान IMF वगैरह से पैसे लेता है, इट इज नॉट टू पे ऑफ द लोन्स, इट इज टू पे दिस डेट। क्योंकि आपके पास 30 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस करेंसी नहीं आ रही हर साल, बिकॉज योर एक्सपोर्ट्स आर लेस देन योर इंपोर्ट्स। तो अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम हो, तो आपके पास फॉरेन करेंसी होगी जिसके बेसिस पे आप ये कर्जे पे कर सकोगे। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम इज नॉट कि वो ये पे नहीं कर सकता, प्रॉब्लम ये है कि डॉलर की किल्लत हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दे हैव टू गो टू IMF वगैरह। तो अब ये इन्होंने स्कॉट बेसेंट से आई थिंक इट्स अ बिग स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। देखिए अगर मुझे आपसे कुछ बड़ा फेवर लेना है और मैं अगर छोटा फेवर ले लिया तो फिर वो बड़ा फेवर चला जाता है। तो अगर पाकिस्तान को ये 10 बिलियन डॉलर का, और वो कर्जा भी नहीं है, वो लोन भी नहीं है, पाकिस्तान के लिए वो अवेलेबल रख देगा अमेरिका, दैट्स ऑल। इसकी वजह एक है कि आपने अभी 3.5 बिलियन डॉलर जो UAE को वापस कर दिया, तो आपके 3.5 बिलियन डॉलर गए हैं, रुपये नहीं गए। दूसरी चीज़ ये है कि अब UAE आपको वो सपोर्ट नहीं दे रहा जो पहले दिया करता था। सो यू आर नाउ गेटिंग सपोर्ट ओनली फ्रॉम चाइना एंड सऊदी अरेबिया, और अब अमेरिका से आप इस तरह की मदद मांग रहे हो कि आप हमको स्टेबलाइज करें हमारी। इट्स लाइक सेइंग कि भाई मेरे क्रेडिट कार्ड पे कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, थोड़ा मुझे क्रेडिट लाइन दें। सो दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान हैज़ रिक्वेस्टेड कि आप हमको 10 बिलियन डॉलर दें फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ताकि वो स्टेबलाइज कर सके और IMF के अंडर प्रेशर ना आए। IMF भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा अगर ये आपको 10 बिलियन डॉलर्स। बट अगर आप देखें वो मतलब आपका जो डेट सर्विसिंग है, इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। अगर आपका टोटल रेवेन्यू ही 63 बिलियन डॉलर है, आप उसमें से 20% डिफेंस पे खर्च कर रहे हो, तकरीबन 10 बिलियन डॉलर, 60 पे 10 बिलियन डिफेंस पे, फिर उसके बाद 30 बिलियन डॉलर आप कर्जे के सूद पे दे रहे हो, तो आपके पास रह गए 20 बिलियन डॉलर। उसमें क्या डेवलपमेंट करोगे? मुल्क की एजुकेशन पे, रिसर्च पे, हेल्थ केयर पे, फिर दूसरे